हेलो दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे बिहार बोर्ड विषय हिंदी वर्ग 10वीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका आंसर होगा श्रम विभाज्य। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारों का एक कारण बनी। तो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष और प्रमुख दोनों होगा, ऑप्शन सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, मूक नायक क्या है? तो मूक नायक एक पत्रिका है। मूक नायक एक पत्रिका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु हुआ था 1956 में, जो कि दिल्ली में हुआ था इनका मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 7, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो इनका भाईचारे का वास्तविक रूप था दूध और पानी के मिश्रण की तरह, मतलब एकदम मिली, क्या बोला जाता है, एक में मिल जाने वाला जैसा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सभ्य समाज की आवश्यकता है, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन, ऑप्शन बी, श्रम विभाजन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे वो, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं, अंबेडकर चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो ये तीनों होगा इसमें, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, तीनों के प्रेरक थे वो। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं, जातिपति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 1936 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो यह एक निबंध है, यह एक निबंध है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? तो ये सब है, इनमें से सभी आंसर हो जाएगा इसका। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, या मतलब हु आर शुद्राज, ये सब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल कौन है? मदन का पिता है, गिरधर लाल मदन का पिता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े थे? तो उसके 2 दांत तोड़े थे, याद रखिएगा, कासू के कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? तो उनके माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा, ऑप्शन जो सी में दिया है रत्नावती शर्मा। अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मनोवैज्ञानिकता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो मोटर कार को किससे खतरा हो सकता है? तो खोखा से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है, खोखी किस भाषा के शब्द है? तो यह एक बांग्ला भाषा के शब्द है, याद रखिएगा, यह एक बांग्ला भाषा का शब्द है, जिसके खोखी का मतलब होता है बालक बालिका। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, पंक्ति कहानी के किस पात्र की है? तो सेन साहब हो जाएगा इसके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? तो अभी तो बताएं, बच्चा बच्ची। क्वेश्चन नंबर 10 है, खोखा का क्या नाम था? तो खोखा का क्या नाम था? कासू नाम था, कासू। ऑप्शन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 के दांत कैसी कहानी है? तो 20 के दांत एक
मनोवैज्ञानिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक। 20 के दांत एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते थे। याद रखिएगा, बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 13 है, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन किसके हाथों से पीटता था? अपने पिताजी के हाथों से। ऑप्शन डी है, अपने पिताजी के हाथों से। क्वेश्चन नंबर 14, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित राम अवतार शर्मा, पंडित राम अवतार शर्मा। को ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? किसको फटकार लगा रहे थे सेन साहब? तो गिरधर लाल को। ऑप्शन ए है, गिरधर लाल। याद रखिए, गिरधर लाल को खूब फटकार लगा रहे थे। दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था? ये दूसरा चैप्टर का है, चैप्टर नंबर 3 है। तो वारेन हेस्टिंग को मिला था। दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा वारेन हेस्टिंग को मिला था। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में की थी? तो मेघदूत जर्मन भाषा में किए थे, जर्मन भाषा में मेघदूत नामक पुस्तक का। संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने। आंसर याद रखिएगा, मैक्स मुलर। कठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किए थे? तो जर्मन होगा इसका भी, ऑप्शन बी, जर्मन भाषा में किए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिपिंज विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे। याद रखिएगा, संस्कृत, ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा का अध्ययन किए थे वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी? मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। मैक्स मुलर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1900 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? पारसियों का धर्म का नाम है जरथुस्त्र, जरथुस्त्र। क्वेश्चन नंबर 9 है, जनरल कनिंघम का संबंध किससे है? तो पुरातत्वों से है। जनरल, ऑप्शन नंबर सी है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 172 दारिस नामक सोने के सिक्के का घड़ा कहाँ मिला था? तो 172 दारिस नामक सोने का सिक्का बनारसी में मिला था, बनारस में। क्वेश्चन नंबर 11 है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि प्रदान की थी, तो वो उन्होंने, विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को नाइट की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तब इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बिहार में। नृवंश विद्या का संबंध किससे है? नृवंश विद्या का संबंध मानव विज्ञान से है, मानव विज्ञान, ऑप्शन सी। आगे की ओर बढ़ते हैं, दारिस क्या है? दारिस सोने की प्राचीन एक सिक्का है। दारिस सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, प्राचीन कालीन एक सिक्का है दारिस। मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था, 6 दिसंबर 1823 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध यूनान से है, ऑप्शन डी। 17 है, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है? भारत से हमें क्या सीखे? तो इसका हो जाएगा मैक्स मुलर। अगला पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसके रचना निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? तो ऑप्शन है गुलाब राय, शांति प्रिय द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। याद रखिएगा, नाखून को उन्होंने कहा था निर्लज अपराधी।
क्वेश्चन 3 है, कामसूत्र किसकी रचना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कामसूत्र वात्स्यायन जी अज्ञेय जी की है। वात्स्यायन इनका फुल नाम था सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी के है कामसूत्र रचना, याद रखिएगा। सिकथ का अर्थ होता है मोम, याद रखिएगा, मोम होता है उसका अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5, महाभारत क्या है? महाभारत एक पुराण है। ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग, गौड़, ऑप्शन ए। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? कौन छोटे नखों को, नखों मतलब यहाँ पे नाखून होगा, तो दक्षिणात्य ऑप्शन ए, दक्षिणात्य के लोग। क्वेश्चन 6 है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? तो गौड़ देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? तभी तो बताया दक्षिणात्य से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? तो 1907 में इनका जन्म हुआ था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, 1907, ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन हो जाएगा बलिया, उत्तर प्रदेश, बलिया, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? मनुष्य का आदर्श बंदरिया नहीं बन सकती, ऑप्शन बी। नाखून क्यों बढ़ते हैं के प्रश्न उत्तर है ये सब। देवताओं का राजा किन्हें संबोधित किया गया? तो इंद्र भगवान को, देवताओं का राजा इंद्र भगवान को संबोधित किया गया है। नख किसका प्रतीक है? तो नख मानवता, पशुता का प्रतीक है। मानवता ऑप्शन है ए, पशुता ऑप्शन है बी, और ए बी दोनों, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, पशुता का प्रतीक है। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संपादन है पृथ्वीराज रासो। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी को कौन सी उपाधि मिली थी? तो ज्योतिषाचार्य का उनका उपाधि मिला था। क्वेश्चन नंबर 15 है, हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए थे? तो ऑप्शन है बी, 1957 में इनको सम्मानित किया गया था। अशोक के फूल की रचना है, किनकी रचना है कहने का मतलब है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ऑप्शन सी। 17 नंबर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी 1979 में, ऑप्शन ए है। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020 का है। बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो 1020। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत से नगरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। कौन सी सदी से? ऑप्शन ए है 8वीं सदी से। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुनकार मुले ने मिडिल स्तर की पढ़ाई किस भाषा में की थी? तो उन्होंने मराठी भाषा में की थी, ऑप्शन ए। मुले ने अंग्रेजी व हिंदी की पढ़ाई कहाँ से की थी? तो वर्धा से की थी उन्होंने, याद रखिएगा, वर्धा। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुनकार मुले का जन्म कब हुआ था? गुनकर मुले का जन्म, सॉरी प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गुनकर मुले का जन्म कब हुआ था? तो आंसर है 1935, याद रखिएगा, ऑप्शन ए है, 1935 में हुआ था। मुले का जन्म कहाँ हुआ था? तो महाराष्ट्र में उनका जन्म हुआ था। मुले जी का जन्म महाराष्ट्र में।
इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत किया है? तो अक्षर कथा लिपि में उन्होंने अक्षर कथा में उन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने किस पुस्तक में पुरानी लिपियों का विस्तृत जानकारी दी है, मतलब खोल कर एकदम जानकारी दी है मूल्य जी ने? तो अक्षर कथा में दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्तों की राजधानी को क्या कहा जाता है? तो गुप्तों की राजधानी को देवनगर कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी है देवनगर। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? तो बहन है। बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की एक बहन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, केरल के शासकों के द्वारा सिक्के पर वीर केरलस्य शब्द किस लिपि में लिखी गई थी? तो नागरी लिपि में लिखी गई था। ऑप्शन है ए नागरी लिपि। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहल किन राजाओं के लेखों के लिपि को नंदी नागरी नाम दिया गया था? तो पहल विजयनगर के राजाओं के, विजयनगर। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? तो नगर शैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने थे? तो 2 सदी पहले। ऑप्शन ए हो जाएगा। नागरी लिपि कब एक सर्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब एक 8वीं से 11वीं सदी में, मतलब पूरे देश की लिपि थी। सर्वदेशिक मतलब पूरे देश की, सर्वदेशिक। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। अमरकांत को किन कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन है डिप्टी कलेक्टर के लिए, डिप्टी कलेक्टर। ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बीच की दीवार किनकी रचना है? बीच की दीवार अमरकांत जी की रचना है। बीच की दीवार अमरकांत जी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी अमरकांत जी की रचना है। 4 नंबर क्वेश्चन है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना, याद रखिए। 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ होता है भाग जाना। बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है ऐसा कौन पूछता है? तो निर्मला पूछता है, निर्मला जी। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई की थी? तो किशोर ने किया था डंडे से पिटाई बहादुर की, किशोर। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी? तो जलेबी, बातों की जलेबी छानना, मतलब जलेबी जानते हैं लोग कैसा होता है, उसी प्रकार बातों को घुमाना। बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? तो अमरकांत जी। अमरकांत बहादुर के शीर्षक के कहानीकार हैं। निर्मला कौन थी? निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। निर्मला कहानीकार की पत्नी थी। ऑप्शन सी है। कहानीकार के लड़के का क्या नाम था? तो किशोर। कहानीकार के लड़के का नाम था किशोर। ऑप्शन डी। बहादुर कौन था? बहादुर एक नौकर था। अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में 1942 में भाग लिए थे। 1942, याद रखिए। ऑप्शन सी। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? बहादुर अपने घर से माँ की मार के कारण भाग गया था। माँ की मार के कारण भाग गया था। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? वही रिपीट हो गया है, माँ की मार के कारण भाग गया था। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे? तो 11 रुपये, याद रखिएगा। 11 रुपये खो गए थे उसके। अगला पाठ की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? तो इसका होगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन सी।
तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो 7 कवियों, याद रखिएगा। तार सप्तक सप्तक 7 कवियों की। क्वेश्चन नंबर 5 है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 10 अक्टूबर 1911 में, 1911 सॉरी नहीं, 1912 में हुआ था उनका जन्म। 11 गलती से बोला गया। साहित्य की परंपरा का ज्ञान, पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में, समाजवादी व्यवस्था में। ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रामविलास शर्मा के बीए कब पास किए? बीए 1932 में उन्होंने पास किए थे, याद रखिएगा 1932। क्वेश्चन नंबर 8, साहित्य संक्षेप रूप में क्या होता है? साहित्य संक्षेप रूप में स्वाधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वायरन किस भाषा के कवि है? वायरन किस भाषा के? तो अंग्रेजी भाषा की, याद रखिएगा वायरन अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। निराला की साहित्य साधना किन कृति है? निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? तो रामविलास शर्मा जी की है। रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 12 है, परंपरा का मूल्यांकन किस विधा में रचित है? तो निबंध है, यह एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है? तो 3 खंडों में रचित है, याद रखिएगा 3 खंड। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निर्देशक बने? रामविलास शर्मा KM हिंदी संस्थान के संस्थापक बने, चाहे निर्देशक बने। KM हिंदी संस्थान। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो रामविलास शर्मा जी की है। रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 16, एथेंस किस महादेश में है? एथेंस यूरोप महादेश में है। एथेंस यूरोप महादेश में है। ऑप्शन ए। अगले पाठ की ओर बढ़ते हैं। बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? तो लखनऊ घराने से आते हैं। ऑप्शन ए। जीत में निरखता हूँ किस विधा से की रचना है? जीत में निरखता हूँ किस विधा की रचना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, साक्षात्कार। बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगे थे? नौकरी छूटने हेतु। नौकरी जब छूटा था तो उन्होंने हनुमान जी का प्रसाद मांगा था। बिरजू महाराज का जन्म हुआ था, कहाँ जन्म हुआ था उनका? शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। कब हुआ था यहाँ पे लिखना चाहिए, तो जन्म हुआ था। क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो शुक्रवार बसंत पंचमी के एक दिन पहले। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज नवाब साहब को पसंद आ गए थे? तो 6 साल, याद रखिएगा 6 साल के बाद उन्होंने पसंद आ गए थे, 6 साल। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिल्ली में हिंदी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो निर्मला जी का था, निर्मला जी। क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज की शादी कितने वर्ष की उम्र में हुई थी? तो 18 साल। क्वेश्चन नंबर 10, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ था? तो मौनपुरी में था उनका आखिरी प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने साल के थे? तो 54 साल के थे, याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा 54 साल। क्वेश्चन नंबर 12, बिरजू महाराज किसके परवाची बन गए थे? तो कथक के परवाची बन गए थे, कथक, याद रखिए कथक के परवाची बन गए थे। बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली थी? तो उनके पिताजी से मिली थी, याद रखिएगा उनके पिताजी से। आगे बढ़ते हैं। रसीम वाजपेयी संपादक हैं। रसीम वाजपेयी नटराज पत्रिका की संपादक हैं। ऑप्शन सी, नटराज पत्रिका की। क्वेश्चन नंबर 15 है, बिरजू महाराज को
गंडा बांधने पर बाबूजी को गरु दक्षिण के रूप में कितने राशि अर्पित हुए थे? तो 500 रुपये अर्पित हुए थे, याद रखिएगा 500। ऑप्शन डी। अगला पाठ है अविनयों के रचनाकार हैं कौन है? तो अशोक वाजपेयी हैं, अशोक वाजपेयी। अविनयो कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन ए। हम लोग यहाँ पे थे। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम था, उनके पिताजी का क्या नाम था? परमानंद वाजपेयी था, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म 16 जनवरी 1941 को हुआ था, 16 जनवरी 1941, 16 जनवरी 1941 को उनका जन्म हुआ था। अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ का था? उनका मूल निवास मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए होगा, मध्य प्रदेश मूल निवास। अशोक वाजपेयी का माता जी का नाम था, ऑप्शन सी निर्मला देवी, ऑप्शन सी निर्मला देवी। बिलनौ और अविनयो का अर्थ होता है अविनयो का नया गांव। क्वेश्चन नंबर 8, रोन नदी के दूसरे और अविनया का एक आर हिस्सा है जो कहा जाता है? बिलनौ और अविनयो, बिलनौ ल अविनयो। क्वेश्चन नंबर 9, एक पतंग अनंत में किन की रचना है? एक पतंग अनंत में किन की रचना है? तो ये होगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, अभिनव किस नदी के किनारे है? अभिनव रोन नदी के किनारे है, गलती से सोन मत मार दीजिएगा, ऑप्शन होगा बी रोन नदी। अशोक वाजपेयी किस पत्र का संपादन किए थे? तो संवेद पत्र, ऑप्शन ए होगा संवेद पत्र। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था दुर्ग, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ दुर्ग में हुआ था इनका जन्म। अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना क्या है? तो शहर है। क्वेश्चन नंबर 14, अविनियो किस देश में है? दक्षिण फ्रांस में है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना की प्रस्तुति अविनयो में किया जाने वाला है था? महाभारत की। आगे बढ़ते हैं दूसरे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना काव्य संग्रह, ऑप्शन ए। शुक्ल जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय किस पद पर थे? तो ऑप्शन इसका होगा बी। पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? पेड़ पर कमरा तो विनोद कुमार शुक्ल जी की, ऑप्शन डी। मछली कहानी शुक्ल जी ने किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी शुक्ल जी के किस संकलन से ली गई है? तो महाविद्यालय से लिया गया है, महाविद्यालय, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 6, कथाकार मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे? मछली मर जाने का डर था उनको, मछली का मर जाने का डर था, ऑप्शन बी। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी? 3 मछलियाँ थी, ऑप्शन बी। पिताजी ने बाजार से कितने मछलियाँ खरीदी थी? 3, ऑप्शन सी। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी मछली। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था? छत्तीसगढ़, ऑप्शन डी। विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ था? 1974 में,
सॉरी 1971। 74 ऑप्शन नहीं तो 71 ही होगा, जहाँ तक हमको लगता था 74 होगा, लेकिन नहीं है तो 71 होगा। मछली से कौन डर रहा था? मछली से संतु डर रहा था। किस मछली की आंख में लेखक अपना छाया देखना चाहता था? नीचे दबी हुई मछली की, जो नीचे दबी हुई मछली थी उसकी आंख में। क्वेश्चन नंबर 14, किस मछली की आंख में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? मरी हुई मृत मछली। मसाला कौन पीस रहा था? लेखक की माँ। ऑप्शन बी। अगला पाठ है बिस्मिल्लाह खां। नौबत खाने में ये बात थे। बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। बिस्मिल्लाह खां क्या थे? तो एक शहनाई वादक थे, इसलिए वो प्रसिद्ध थे शहनाई की वादन करने पे। शहनाई के रीढ़ किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है? तो नरकट। ऑप्शन बी। यतीन्द्र मिश्र का जन्म किस राज्य में हुआ था? यतीन्द्र मिश्र। ऑप्शन बी। उत्तर प्रदेश में हुआ था यतीन्द्र मिश्र। बालाजी मंदिर काशी में किस घाट पर अवस्थित है? बालाजी मंदिर पंच घाट पे। यतीन्द्र मिश्र ने किस विद्यालय से एमए किए थे? तो ऑप्शन ए लखनऊ विश्वविद्यालय से। लखनऊ विश्वविद्यालय से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, यतीन्द्र मिश्र का न्यास का संचालन 1999 ईस्वी से कर रहे थे, कौन कर रहा था उनका? ऑप्शन बी विमला देवी फाउंडेशन। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम था? ऑप्शन सी कमरुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां किस चीज़ का बुखार था? बिस्मिल्लाह खां को किस चीज़ का? शहनाई बजाने का। ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए शहनाई बजाने का। बिस्मिल्लाह खां बाल काल में कितने वर्ष डुमरांव बिताकर काशी में रहने आए थे? तो 5 से 6 वर्ष। ऑप्शन सी। शहनाई को संगीत शास्त्र के अंतर्गत किन वाद्य यंत्रों में गिना जाता है? तो ऑप्शन सी सुधीर वाद्य। बिस्मिल्लाह खां के परमदाता का क्या नाम था? तो उनके परमदाता का नाम था उस्ताद सलाद हुसैन। नौबत खाने का अर्थ होता है प्रवेश द्वारा ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। प्रवेश द्वार जो हम लोग प्रवेश द्वार नहीं होता है, उसके ऊपर मतलब जो ध्वनि बजाता है उसके सामने ना, उसी को बोला जाता है प्रवेश द्वार के। क्वेश्चन नंबर 14 है बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? डुमरांव में, जो कि बिहार में पड़ता है। मुहर्रम की कौन सी तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए खास थी? ऑप्शन 8वीं तारीख। मुहर्रम की 8वीं तारीख जाते थे शहनाई बजाने। महात्मा गांधी की रचना है? ऑप्शन बी शिक्षा एवं संस्कृति। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। गांधी जी का माता का नाम था? ऑप्शन बी पुतलीबाई। गांधी जी द्वारा रचित पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग। शिक्षा और संस्कृति पाठ में किनके विचार प्रस्तुत है? तो गांधी जी होगा, महात्मा गांधी, उन्हीं का लिखा होगा तो उन्हीं का विचार होगा। गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो ऑप्शन सी हरिजन पत्रिका का। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? ऑप्शन सी महात्मा गांधी। गांधी जी के जन्म दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऑप्शन सी अहिंसा दिवस। लास्ट क्वेश्चन इसके बाद है गांधी जी ने सबसे उत्तम और बढ़िया शिक्षा किसे कहा है? तो अहिंसा का प्रतिरोध का कहा है। लास्ट क्वेश्चन गांधी जी के अनुसार स्वराज प्राप्ति के पश्चात शिक्षा का क्या ध्येय होना चाहिए? तो ऑप्शन डी चरित्र निर्माण। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।
और सब्जेक्टिव चाहते हैं तो कमेंट करें, इसका सब्जेक्टिव भी ला सकते हैं कमेंट में।